दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो क्राइम, आइडेंटिटी चेंज, अब्सकॉन्डिंग और सोशल मीडिया फेम सबको एक ही कहानी में जोड़ देता है। ये है सलीम वास्तिक किडनैपिंग केस। एक ऐसा नाम जो कई सालों तक पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स में दबा रहा, लेकिन जब रीसेंट अरेस्ट की खबर सामने आई तब लोग हैरान रह गए कि एक आदमी जो अलेजेडली लाइफ सेंटेंस कन्विक्ट था, वो इतने सालों तक सिस्टम से बचकर कैसे जीता रहा। इस वीडियो में हम इस पूरे केस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। क्या हुआ था, किस तरह किडनैपिंग हुई, मर्डर एलिगेशंस क्या थे, कन्विक्शन कैसे हुआ। इस वीडियो में हम इस पूरे केस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। क्या हुआ था, किस तरह किडनैपिंग हुई, मर्डर एलिगेशंस क्या थे, कन्विक्शन कैसे हुआ, फिर इंटरिम बेल के बाद आदमी गायब कैसे हो गया और इतने सालों बाद वापस हेडलाइंस में कैसे आ गया। सबसे पहले चलते हैं एना डेविड नीच के दिल्ली की तरफ। उस दौर का दिल्ली आज के दिल्ली से काफी अलग था। सीसीटीवी न हाई थी, डिजिटल सर्वेलेंस नहीं था, मोबाइल ट्रैकिंग नहीं थी, आधार नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अगर कोई आइडेंटिटी चेंज करना चाहे और सिटी शिफ्ट कर ले तो सिस्टम के लिए पकड़ना आज के मुकाबले काफी मुश्किल था। इसी एनवायरनमेंट में अलेजिडली जनवरी 1995 में एक किडनैपिंग केस सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम था एक 13 साल का लड़का संदीप बंसल, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड, फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से थी। केस के मुताबिक बच्चा रूटीन के हिसाब से निकला लेकिन घर वापस नहीं आया। यहीं से पैनिक स्टार्ट हुआ। हर पेरेंट का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है जब बच्चा लापता हो जाए। जब बच्चा मिसिंग हुआ, फैमिली ने सर्च शुरू की। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्कूल रूट सब चेक किया गया। कुछ ही टाइम में अलेजिडली रैंसम कॉल्स आने लगे। डिमांड रिपोर्टेडली लगभग 30,000 रुपए की बताई गई। आज के हिसाब से अमाउंट छोटी लग सकती है, लेकिन 1993 के हिसाब से ये काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट थी। यहाँ समझना जरूरी है कि 90s में रैंसम किडनैपिंग एक अलग तरह का क्राइम मॉडल था। क्रिमिनल्स को लगता था कि मिडिल क्लास या बिजनेस फैमिली प्रेशर में पैसे दे देगी और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेगी। फियर फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नेबर या लोकल विटनेस ने अलेजिडली बच्चे को एक ऑटो रिक्शा में देखा था। ये क्लू इम्पोर्टेंट बना। उस टाइम फोरेंसिक डिजिटल ट्रेल नहीं होती थी, तो ह्यूमन विटनेस और फील्ड इंटेलिजेंस सबसे बड़ा टूल होता था। पुलिस ने सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने स्टार्ट किए। इन्वेस्टिगेशन अलेजिडली सलीम खान तक पहुंची, जिसे बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में सलीम वास्तिक नाम से आइडेंटिफाई किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्यूज ने इंट्रोगेशन के दौरान पुलिस को बॉडी रिकवरी तक लीड किया। यहाँ केस का डार्केस्ट टर्न आता है। किडनैपिंग सिर्फ रैंसम तक लिमिटेड नहीं रही। मर्डर एंगल ने केस को और सीरियस बना दिया। एक माइनर चाइल्ड का किडनैपिंग और किलिंग नेचुरली पब्लिक आउटरीच का रीजन बना। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। कोर्ट ट्रायल चला। विटनेसेस, एविडेंस, स्टेटमेंट्स, प्रोसीजरल हियरिंग सब हुए। ये याद रखिए, इंडिया में क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस स्लो होता है और 90s में तो और भी ज्यादा डिलेस कॉमन थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1997 में ट्रायल कोर्ट ने सलीम खान और एक को अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया। सेंटेंस रिपोर्टेडली लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। कोर्ट का मतलब था कि प्रोसिक्यूशन ने इनफ एविडेंस प्रोड्यूस किया जिससे गिल्ट एस्टैब्लिश हुआ। अब यहाँ स्टोरी खत्म होनी चाहिए थी। कन्विक्शन हुआ, सेंटेंस हुआ, सिस्टम ने काम किया। लेकिन इंडिया में कई बार असली ड्रामा कन्विक्शन के बाद स्टार्ट होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईयर 2000 के आसपास अक्यूज्ड को इंटरिम बेल मिली। इंटरिम बेल का मतलब परमानेंट एक्विटल नहीं होता, टेम्पररी रिलीफ होती है। लेकिन एलिगेशन ये है कि बेल मिलने के बाद वो वापस कोर्ट प्रोसेस में प्रेजेंट नहीं हुआ और अब्सकॉन्ड हो गया। यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी को लाइफ सेंटेंस के बाद बेल मिलती है और वो गायब हो जाता है, तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कहाँ फेल हुआ? क्या लोकल वेरिफिकेशन वीक था? क्या पेपर वर्क वीक था? क्या इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन वीक थी? क्या मैनुअल रिकॉर्ड्स में लूप होल्स थे? ये सब वैलिड क्वेश्चंस हैं। उस दौर में न फेशियल रिकॉग्निशन था, न सेंट्रलाइज्ड क्रिमिनल डेटाबेसेस फुली इंटीग्रेटेड थी, न इंस्टेंट इंटर-स्टेट अलर्ट्स का आज जैसा मैकेनिज्म। अगर कोई नाम चेंज करे, सिटी बदले, लो प्रोफाइल रहे तो ट्रेस करना मुश्किल हो सकता था। इसी पीरियड में रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि उन्होंने अलग आइडेंटिटी यूज की, पब्लिक लाइफ में नए रूप से सामने आए और सोशल मीडिया प्रेजेंस तक डेवलप की। यही रीजन है कि रिसेंट अरेस्ट ने लोगों को शॉक किया। पब्लिक का रिएक्शन था। अगर कोई कन्विक्टेड फ्यूजिटिव था तो इतने साल ओपनली कैसे जी रहा था? कई रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन हुआ कि किसी स्टेज पर रिकॉर्ड्स में उन्हें डेड तक मार्क कर दिया गया था। अगर ये एक्यूरेट है तो इमेजिन कीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स कितना सीरियस हो सकता है। डेड मार्क होने का मतलब ट्रैकिंग प्रैक्टिकली कोलैप्स हो सकती है। अब आते हैं रीसेंट ट्विस्ट पर। 2026 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अलेजिडली उन्हें ट्रेस करके अरेस्ट किया। ये बताया गया कि वो एनसीआर बेल्ट के एरिया में लोकेट किए गए। इस अरेस्ट ने ओल्ड केस को फिर हेडलाइंस में ला दिया। लोगों ने दो कैटेगरीज में रिएक्ट किया।
पहली कैटेगरी नहा सिस्टम नहीं कहा सिस्टम स्लो है पर इवेंचुअली पकड़ लेता है। दूसरी कैटेगरी ने कहा सिस्टम अगर 20-25 साल बाद पकड़ रहा है तो इस दौरान अकाउंटेबिलिटी किसकी है। ये दोनों रिएक्शन समझने लायक हैं। अब थोड़ा लीगल एंगल समझते हैं। जब कोई कन्विक्ट बेल के बाद अब्सकॉन्ड करता है तो मल्टीपल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वारंट्स इशू हो सकते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, सेंटेंस एग्जीक्यूशन रिवाइव हो सकता है और नए ऑफेंसेस भी ऐड हो सकते हैं। फाइनल ट्रूथ वही डिसाइड करेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है पब्लिक मेमोरी। 1995 का केस आज के यूथ को पता भी नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट एरा में पुराने केसेस सडनली रीसर्फेसिंग कॉमन हो गया है। ये केस हमें 3 बड़े लेसन्स देता है। लेसन नंबर 1, क्राइम केसेस में टाइम लग सकता है, लेकिन रिकॉर्ड्स कभी कभी वापस आ जाते हैं। पुराना मैटर हमेशा डेड नहीं होता। लेसन नंबर 2, आइडेंटिटी रीइन्वेंट करना और पब्लिक इमेज बनाना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पास्ट अगर लीगल सिस्टम से अनरिजॉल्व्ड है तो रिस्क हमेशा रहता है। लेसन नंबर 3, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत होती है। सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड्स और बेल मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। अब एक इमोशनल एंगल भी है जो लोग भूल जाते हैं। सेंटर है एक 13 साल का बच्चा और उसका परिवार। सबसे पहले याद रखना चाहिए कि केस की जड़ एक चाइल्ड विक्टिम ट्रेजेडी है। मीडिया में जब ऐसे केसेस आते हैं तो सेंसेशनल हेडलाइंस चलती हैं, लेकिन असली इश्यू है जस्टिस डिले, विक्टिम मेमोरी और सिस्टम गैप्स। अगर कोर्ट कन्विक्शन वैलिड है और अब्सकॉन्डिंग एस्टैब्लिश्ड है तो अरेस्ट का मतलब पेंडिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस वापस एक्टिवेट होंगे। फाइनल ट्रूथ कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन पब्लिक के लिए ये केस एक रिमाइंडर है। इंडिया में बहुत से पुराने अनरिजॉल्व्ड मैटर्स फाइल्स में पड़े होते हैं। कभी कभी एक टिप ऑफ, एक लोकल लीड या एक रूटीन वेरिफिकेशन पूरी कहानी को दोबारा जिंदा कर देता है। सोचो, एक 1929 का केस जिसमें विक्टिम स्कूल चाइल्ड था और 2026 में लोग उसके बारे में फिर बात कर रहे हैं। ये जस्टिस और मेमोरी की स्टोरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना।